नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। आखिरकार चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है वो डेटा, वो लिस्ट जिसको लेकर देश और विपक्षी पार्टियां इंतजार कर रही थी। सागर शाह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि गुजरात से हैं। तमाम चीजों पर अपनी बेबाकी से बात रखते हैं और जब इतना बड़ा डेटा सामने आया है, चुनावों से ठीक पहले, वो भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, तो चर्चा करना जरूरी हो जाता है। सर, सबसे पहले इन आंकड़ों को कैसे देख रहे हैं? आंकड़े की बात हम जरूर करेंगे, लेकिन हमारे गुजराती में एक कहावत है, जो जी सर। इंसान दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, यानी कि जी। गड्ढा, वो खुद वक्त आने पर उसी में गिरता है। जो आज भारत के अंदर 10 साल के बाद सबूत के साथ विथ प्रूफ साबित हो चुका है कि इंसान को कभी भी दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। तो यह बात हमारे देश के प्रधानमंत्री पर बिल्कुल लागू हो चुकी है। पूरे विश्व में किसी भी देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा जो खुलेआम ओपनली अपने ही देश में भ्रष्टाचार करेगा। आप देखिए, मैं इनकी शुरुआत बताना चाहता हूं। आपने एक बात कही कि लोग बोल रहे हैं, ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर कि चोर है, चंदा चोर है। कौन है चंदा चोर? हम नाम भी ले लेना, ये आरोप तो प्रधानमंत्री पर लग रहे हैं। और ये बात तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता, सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी बोल रहे थे, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। उनके ऊपर फटकार लगाई लोगों ने कि आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं, जिस बात को बोलते हैं, नमस्ते ट्रंप से लेकर कोरोना से लेकर चुनावी बॉन्ड से लेकर हर बात पर, किसान के कानून, 3 जो कानून थे उसके ऊपर, हर बात में राहुल गांधी सच साबित हुए हैं। आपने बोला चंदा चोर, चंदा चोर नहीं, हफ्ताखोर, हफ्ता वसूली, चौकीदार चोर साबित हो गया है। और देखिए, इसकी पूर्व भूमिका के लिए 2 मिनट के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं। 2013 में यह मोदी सरकार और इस मोदी सरकार के साथ एसोसिएटेड जितनी भी पार्टियां थी, इन्होंने यूपीए 1 और यूपीए 2 के बाद 2013 में एक मोर्चा खोल दिया था। उस सरकार ने ना इनके ऊपर फव्वारे लगाए, ना इनके ऊपर कोई रोक लगाई, ना इन्हें निलंबित किया, ना इन्हें अरेस्ट किया, ना किले लगाई। तब लोकशाही, लोकतंत्र जिंदा था कि जो सत्ता में होते हैं उनके सामने कोई भी व्यक्ति अपना विरोध प्रदर्शित कर सकता है। तब इस भारतीय जनता पार्टी ने और खास करके नरेंद्र मोदी ने तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए थे। उसमें सबसे बड़ा घोटाला दिखाया गया था 2G स्पेक्ट्रम का, लेकिन उसमें आज तक 10 साल के बाद भी कोई परिणाम नहीं आया है। ऊपर से 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे करके आज की सत्ताधारी पार्टी के साथ ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कैग, उस वक्त के जो कैग के डायरेक्टर थे, उन्होंने माफी मांगी है कि मैंने ये जो आंकड़ा दिया था 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का 1.76 लाख करोड़ का, उसके ऊपर उन्होंने माफी मांगी है देश के सामने। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 10 साल से परेशान किया जा रहा है और घंटों तक उनकी पूछताछ की गई है। उन्होंने कोऑपरेट भी किया है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है। अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी, उसके अंदर भी सोनिया गांधी को इसी डबल इंजन की सरकार में, मोदी की सरकार में क्लीन चिट मिली है। लेकिन आज देखिए, इस प्रधानमंत्री ने जिस चुनावी बॉन्ड को यह कहकर 2017 में लाया गया था कि यह पारदर्शी है, अगर इसे लाएंगे तो चुनावी फैसलों में, सरकार चलाने में हमें मदद मिलेगी और पारदर्शिता आएगी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि यह कैसे ट्रांसपेरेंट हो सकता है जिसके अंदर बॉन्ड खरीदने वाला और एनकैश कराने वाला सिर्फ 2 ही लोग एक दूसरे को जान सकते हैं। विपक्षी पार्टियों को भी पता नहीं चलेगा कि इस चुनावी बॉन्ड के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को कितने पैसे मिले या दूसरी पार्टियों को कितने पैसे मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को यह पता चलेगा कि जो जो चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं उनमें से हमें इतने मिले हैं और दूसरी विपक्षी पार्टियों को कितने मिले हैं। और उसकी धारणा पर पूरे 10 साल के अंदर विपक्ष के 90% जितने भी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की जो रेड लगवाई गई है,
इसी चंदा का जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रधानमंत्री और सरकार के पास जाता है कि दूसरे लोगों को कितने चुनावी बॉन्ड के पैसे मिले हैं, तो उसके आधार पर 90% केसेस में उनके ऊपर रेड लगवाकर, और उसमें से सिर्फ 25 कन्विक्ट हुए हैं और 24 को सजा मिली है। तो उन्हें परेशान किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके पास से चंदा लिया गया, एक्सटॉर्शन के तौर पर चंदा लिया गया, चंदा लेने की अवज में उन्हें ठेके दिए गए लाखों करोड़ों रुपए के। तो ये पूरा का पूरा जो कौभांड जो कहा गया था, जो स्कैम, जो घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला पूरे देश का, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ जो अलग अलग देश है उनमें भी ऐसा घोटाला नहीं हुआ होगा, ऐसा घोटाला इस देश के किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी आम व्यक्ति ने नहीं, किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं, लेकिन उंगलियां प्रधानमंत्री पर उठ रही है। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि देश के लोगों को पता नहीं है कि किन लोगों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे, और ये चुनावी बॉन्ड का जो पैसा है वो किस किस पार्टी को मिला, ये देश के लोगों को पता नहीं है। जबकि जो हमारा अधिकार है राइट टू नो का, उसके हिसाब से अगर सरकार में जो भी चंदा आता है, जो भी डीलिंग होती है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी पैसा आता है, वो देश के लोगों को पता चलना चाहिए। तो अगर देश के लोगों को पता नहीं चल रहा है तो ये ट्रांसपेरेंट कैसे हुआ? तो ये सबसे बड़ा धोखा है। ट्रांसपेरेंट कह के 2017 से 2024 तक लगातार आप कहें तो 7 सालों तक इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने ओपनली करप्शन किया, देश के सामने किया। इसीलिए आज ट्रेंड हो रहा है कि चंदा चोर है, हफ्ताखोर है, चौकीदार चोर है। जो राहुल गांधी ने बोला था वो आज सबूत के साथ साबित हो गया है। और इसीलिए ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है। खड्डा खोदा, एक अकेला सब पर भारी, ये कहकर ऐसा गड्ढा खोदा, ऐसा गड्ढा खोदा कि देश की अलग अलग पार्टियों को उसमें गिराने का प्लान था, लेकिन आज सरकार खुद उस गड्ढे में गिर चुकी है। अब ना वो बाहर आ रही है और ना गड्ढे में पूरी अंदर जा रही है, बीच में फंस चुकी है। जी, तो सागर जी, क्या जो ये आंकड़े सामने आए हैं, इनको ये भी समझा जा सकता है कि आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है, जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूं कि 16,000 करोड़ का, या हाँ 16,000 करोड़ का ये घोटाला है। 16,000 करोड़, आप सोचिए कि कितना हो जाता है। और उसके अंदर से 50 या 55%, 50 से लेकर 55%, 6,060 करोड़, 6,060 करोड़ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और तृणमूल कांग्रेस को मिले हैं कुछ 16,000 करोड़ के आसपास। और जो 138 साल पुरानी पार्टी है, जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा करप्शन के आरोप इस सरकार ने लगाए थे, उस 148 साल पुरानी कांग्रेस के पास सिर्फ 1400 करोड़ का चंदा आया है। जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां हैं, सबको मिले हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, आप है, शिवसेना है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है, एआईडीएमके है, डीएमके है, वाईएसआर है, आरजेडी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, करीबन 27 पार्टियों को मिला है। वो सभी पार्टियां अपना डेटा देने के लिए तैयार है। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं, 50% से ज्यादा, 55% के आसपास, वो पार्टी जो कि देश की सरकार है, जो देश के प्रधानमंत्री के अंडर में चलती है, वो खुद नहीं चाहते कि इसका आंकड़ा बाहर आए। लेकिन मैं सलाम करता हूं उन सारे याचिकाकर्ताओं को, एडीएर को, कांग्रेस की नेता जया ठाकुर को, उसके बाद सीपीआईएम जो पार्टी है मार्क्सिस्ट, उनको, और आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश बत्रा जैसे लोगों ने लगातार याचिकाएं लगाई। और प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल जैसे जो बहुत नामी, वरिष्ठ, अनुभवी जो वकील है, एडवोकेट्स है, उन लोगों ने लगातार इस केस के पीछे पड़कर सुप्रीम कोर्ट को सारी जानकारियां दी। और सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इसको असंवैधानिक कह के इस पर रोक लगाई। इसी से ये पता चलता है कि सरकार ने कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा स्कैम किया है। लेकिन फिर भी सरकार डेटा देने से आनाकानी कर रही है, बच रही है, एस्केपिज्म अपना रही है। जब 15 फरवरी को बोला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 6 मार्च तक सारी जानकारियां देनी चाहिए आपको, एसबीआई को, और वो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर उसे अपलोड किया जाना चाहिए, कोई एक्शन नहीं लिया गया एसबीआई की तरफ से, जो देश की सबसे पुरानी, सालों पुरानी बैंक है, जिसका 2.25 लाख या 2.5 लाख का स्टाफ है। उसके बाद 4
मार्च को एसबीआई ने समय मांगा कि हमें 6 महीने चाहिए, 30 जून तक का समय चाहिए ताकि चुनाव हो जाए, तीसरी बार घोटाले करके सो कॉल्ड विश्वगुरु फिर से आ जाए और फिर तो कोई पूछने वाला होगा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मैं फिर से सलाम करता हूं कि उन्होंने एक नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि मुझे अब कम से कम एक दिन के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर मुझे इसका डेटा चाहिए। और एसबीआई के वकील की भी कुछ नहीं चली, किसी की कुछ नहीं चली, देश के प्रधानमंत्री की कुछ नहीं चली और डेटा जब देना पड़ा तब आप बोलिए कि 80% से 90% जो स्कैम हुआ है वो तो बाहर आ चुका है। अब सिर्फ जरूरत है यूनिक कोड की। अभी भी एसबीआई ने यूनिक कोड प्रोवाइड नहीं किया है। यूनिक कोड जो होता है वो एक ऐसी चीज होती है इस चुनावी बॉन्ड के अंदर कि उससे ये पता चल जाता है कि जिन जिन लोगों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं तो वो जो चुनावी बॉन्ड है एनकैश किसने करवाया है, किस पार्टी ने करवाया है, ये अगर आपको पता करना है यानी कि मैचिंग करनी है, आपको मिलान करना है दोनों का कि किसने किसको दिया और किसने किससे लिया, तो उसके लिए चाहिए यूनिक कोड। वो यूनिक कोड भी चुनावी बॉन्ड के अभी तक प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। अभी भी सरकार एस्केपिज्म का अपना जो तरीका है वो जारी रख रही है। लेकिन ये भी इसके ऊपर भी याचिका दाखिल कर दी गई है। प्रशांत भूषण जो वकील है उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है कि यूनिक कोड भी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है, सरकार खुद इसमें शामिल पाई गई है और इसलिए आज पूरे देश में हाहाकार मच गया है। कोई देश का प्रधानमंत्री 70 साल की भारतीय पॉलिटिक्स में ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो संसद में कहता है कि एक अकेला सब पर भारी, फिर कहता है कि 140 करोड़ लोग मेरे परिवार, लेकिन उनमें से 28 पार्टी के लोग मेरे परिवार नहीं है। और ओपनली करप्टेड लोगों को, चाहे वो अजीत पवार हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, जैसे करप्टेड लोगों को अपने पाले में ले लेता है। इससे भी ये साबित होता है कि ये कौभांड भी इसी सरकार के नाम होगा और इसमें सच्चाई होगी। लेकिन धीरे धीरे जब ये आंकड़े मिले हैं, वेबसाइट के ऊपर डेटा बाहर आ गया है, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि एक बार जब वेबसाइट पे डेटा आ जाता है तो उसको कट पेस्ट करके आज सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है क्योंकि गोदी मीडिया तो चुप रहेगी, गोदी मीडिया तो कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन आप जैसी जो चैनल्स होती है, यूट्यूबर्स होते हैं, उसके बाद जो सोशल मीडिया, कांग्रेस का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है। लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी डरती है कि कांग्रेस के लोग अब सोशल मीडिया में बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, तो वो सारा डेटा कट पेस्ट करके आज पूरे भारत में सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड हो चुका है। इनकी बदनामी तो हो चुकी है और ये चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। सागर जी, दो कंपनियां ऐसे नाम जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में बने हुए, फ्यूचर गेमिंग और मेगा इंजीनियरिंग, इन दोनों नामों को आप कैसे देख रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूं। अरे इसके अंदर और एक नाम आपने बोला नहीं, एक तो जो वैक्सीन वाली कंपनी है कोविशील्ड जी सर, पूना वाला की शायद कंपनी है, उसने 50 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। कितने? 50 करोड़ के ऊपर के, 50 करोड़ के ऊपर के, शायद 52 करोड़ या 54 करोड़ के। अब देखिए इसके अंदर जी हाँ, इसके अंदर मुकेश अंबानी की एक कंपनी का भी नाम आया है, क्विक KWIK, क्विक। तो आप सोचिए कि जो सवाल संसद में राहुल गांधी उठाते थे शेल कंपनियों के बारे में, महुआ मोइत्रा जैसी जो पॉलिटिशियन है वो लगातार उसके ऊपर सवाल उठाती थी शेल कंपनियों के बारे में। इसका भी भांडा धीरे धीरे फूट रहा है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति के नाम आते थे, क्रॉनी कैपिटलिज्म हो रहा था और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश के सारे ठेके दिए जा रहे थे, इनकी भी शेल कंपनियां हो सकती है। ऊपर से आप सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाइना की एप्लीकेशन मत यूज करो, चाइना की प्रोडक्ट मत यूज करो। स्कैम के पास स्कैम के पीछे और स्कैम, स्कैम के पीछे और स्कैम, लेयर्स है लेयर्स, यू नो। इसके अंदर अगर कोई पार्टी कैश नहीं करवाती है, जो चुनावी बॉन्ड है एनकैश नहीं करवाती है, तो रूल है कि 3 महीने तक अगर वो एनकैश नहीं होता है तो वो जो पैसा होता है वो वापिस नहीं जाता, पीएम केयर फंड में चला जाता है, पीएम केयर फंड में चला जाता है। और पीएम केयर फंड के बारे में भी ये कहा गया था कि ट्रांसपेरेंट है, देश के लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और ये देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि मुझे वो सवाल करे। देश का बच्चा मुझे सवाल कर सकता है और देश के बच्चे के सवाल का जवाब देना भी मेरी जिम्मेदारी है। उस प्रधानमंत्री ने आज घोषित कर दिया है कि जो पीएम केयर फंड है वो भी एक निजी फंड है,
प्रधानमंत्री का फंड है। मतलब आप सोचिए कि जो चंदा बॉन्ड खरीद रहा है, यानी कि चंदा दे रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन देश के लोगों को नहीं मिलेगी। किसको मिल रहा है वो चंदा, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वो चंदा अगर पीएम केयर फंड में जाएगा तो उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी देश के लोगों को। तो ये जो कानून है, राइट टू नो, जानकारी प्राप्त करने का कि सरकार में क्या हो रहा है, देश का कोई भी व्यक्ति जान सकता है, तो वो कैसे प्राप्त करेगा कि क्या हो रहा है? मतलब बोलते हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ट्रांसपेरेंट कुछ भी नहीं है। सब कुछ प्रधानमंत्री के अंडर में है। वो खजाने पर बैठ गए हैं अपनी ये जो क्या बोलते हैं इसको, फंड फैलाकर, किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। मुझे सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए, उस इंफॉर्मेशन से मैं लोगों पर रेड करवाऊंगा, फिर उनके पैसों के बारे में पता चलेगा, उन्हें मैं परेशान करूंगा, उन्हें मैं अपने पाले में लाने की कोशिश करूंगा। अगर वो नहीं आ रहे तो एक्सटॉर्शन लूंगा, एक्सटॉर्शन नहीं दे रहे तो फिर मैं उनको जेल में डाल दूंगा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो एमएलए क्यों ना हो, चाहे वो संसद क्यों ना हो, सबको, कोई मेरे सामने आवाज नहीं कर सकता है और मैं सब लोगों को अपने तरीके से जीने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल से मन की बात नहीं की है। एक सेकंड, देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल से मन की बात नहीं की है, सिर्फ अपनी मनमानी की है। मनमानी दिन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, सीजीआई सुनवाई करे चुनाव आयुक्त की सिलेक्शन पर, उसके पहले प्रधानमंत्री ने अपने ही 2 आदमियों को बिठा दिया। अब ऐसे ही 2 आदमी हर जगह पे बैठे हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे किसी भी राज्य का प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी राज्य का गवर्नर हो, चाहे किसी भी राज्य के कोई भी बड़ा नेता हो जिसका वहां पे मतलब एक प्रभाव हो। तो ऐसे सारे नेताओं को ये सरकार बदल देती है। अब जब खुद के सारे एम्प्लॉइज अपने अंडर में है तो सीबीआई नहीं करना चाहेगी तो भी सीबीआई के द्वारा रेड करवाएंगे, और फिर जब वो आदमी खुल जाएगा, उसके लाखों करोड़ों रुपए जब बाहर आ रहे हैं, तो उसके पास सिर्फ 3 ऑप्शन होता है, या तो वो सजा भुगते, या तो फिर वो सरेंडर कर दे। तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, हर चीज के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो प्यार होता है या तो प्यार नहीं होता है, या तो नफरत होती है या तो नफरत नहीं होती है। अगर आपका करप्शन खुलता है तो आप या तो सरेंडर हो जाओ या फिर आप जेल में जाकर सजा भुगतो। 2 ही ऑप्शन होते हैं। अब जेल में कौन जाना चाहेगा? सारे लोग तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र होते नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जैसे लोग तो होते नहीं है कि भाई जब मुझ पर आरोप लगा तो चलो मैं जेल भी गया, सजा भी भुगती। चोरी की थी, पकड़ी गई, सजा भी भुगत ली। लेकिन जो लोग सजा भुगतना नहीं चाहते हैं, आप देखिए आपके 3 बड़े बड़े नेता अंदर हैं, वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी अंदर है, तो वो नहीं झुक रहे हैं। तो 2 ही ऑप्शन होता है, या तो आप सरेंडर कर दो या तो आप सजा भुगतो। तो जो लोग सजा भुगतना चाहते हैं वो अंदर जा रहे हैं, और जो सजा भुगतना नहीं चाह रहे वो चंदा दे रहे हैं चुनावी बॉन्ड के द्वारा। और क्या, तो ये एक तरफ से इमोशनल एक्सटॉर्शन ही है, मतलब भावनात्मक रूप से ब्लैकमेलिंग करके ये हफ्ता वसूली है। लेकिन अभी भी वो गुप्त नाम नहीं खुले जिसकी उम्मीद विपक्ष कर रहा था, जिन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए हैं, क्योंकि जो चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं उसकी जो संख्या है वो करीबन 18,000 के आसपास है, और जिन लोगों ने एनकैश करवाए हैं, जो पार्टियां हैं, वो करीबन 20,000 के आसपास है। मतलब चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले और चुनावी बॉन्ड एनकैश करवाने वाले दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है। तो ये जो फासला है वो पैसा कहां गया? सबसे पहले तो मिलान नहीं हुआ है ना, अभी मैचिंग नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए चाहिए यूनिक कोड, जो मैंने आपको पहले बताया। यूनिक कोड अभी भी एसबीआई ने नहीं दिया है, तो यूनिक कोड के लिए भी याचिका दाखिल की गई है। यूनिक कोड आएगा, उसके बाद भी पता चलेगा कि ये जो चुनावी बॉन्ड पहले तो इतने हैं और एनकैश इतने कहे गए, तो उसका डिफरेंस क्या है, बाकी के पैसे कहां गए, और किसने दिया और किसने लिया, ये सब कुछ आएगा ना। ये तो अभी शुरुआत है, पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था। 2017 से लेकर 2024 तक 15 फरवरी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ प्रधानमंत्री के मनमानी के मुताबिक हो रहा था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेप लिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस केस को सॉल्व करे, पूरा करे। तो ये शुरुआत है, डेटा मिला है, 2 लिस्ट मिली है, उसको चुनाव आयुक्त ने अपलोड किया है, और अब धीरे धीरे यूनिक कोड मिलेगा तो पूरी डिटेल धीरे धीरे बाहर आएगी। और कौन चोर है, चौकीदार चोर है
ठीक। कि ये अली बाबा है और अली बाबा के साथ कितने 40 चोर जुड़े हुए हैं, ये सब बाहर आएगा, सब बाहर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सागर शाह जी से हम खासा बातचीत कर रहे थे कि जो खुलासे हुए इसमें अभी और कितने खुलासे बाकी हैं, कितने पेज खुलने वाले और कितने नाम सामने आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने है उससे यही साबित हो रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा चंदा मिला है। तो ऐसे में चुनावों पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है और क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी चुनावों से पहले, इस सवाल बना हुआ है। इस सवाल को लेकर आपकी राय क्या है हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।